नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत पाटिल। ऑल अबाउट आर्किटेक्चर नाम का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आर्किटेक्चर। उस सीरीज़ के लिए आज हम आर्किटेक्ट गिरीश दोषी से मिलने जा रहे हैं और हम जानेंगे उनके हिसाब से आर्किटेक्चर क्या है। थैंक यू सर। नमस्कार। अरे कैसे हैं कैसे सर हो आप? कैसे हो। अरे वाह वाह, आप कैसे हो सर? मस्त। बताओ कैसे आना हुआ। बस आपसे मुलाकात करते ही बोला। अरे बाप रे। सर एक्चुअली आज आपके थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जरूर। आपने आर्किटेक्चर को कैसे आपने देखा और कैसे उसको अपने अपने लाइफ में आपने ढाला। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे। कैसा है अभी मैं 1974 में ज्वाइन किया, अभी 50 साल हो गया, तो अभी पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कैसे क्या हुआ। बट आर्किटेक्चर जिया हूँ इतना तो मैं बता सकता हूँ कि 50 साल सुबह 9 से रात को 9 बजे तक रोज जो भी मेरा समय है वो ड्राइंग बोर्ड पे ही बीता, जो मुझे बहुत अच्छा अभी आज भी अच्छा लगता है। अभी भी वो होता है कि अगर नहीं ड्राइंग बोर्ड पे रहूँगा तो थोड़ा मज़ा नहीं आता है। तो अभी भी आप ड्राइंग बोर्ड फिजिकल? नहीं, ड्राइंग बोर्ड अभी तो ऑफकोर्स कंप्यूटर हो गए, लेकिन स्केचेस वगैरह स्केचेस तो वगैरह होते रहता करते है। रहते हैं। ओके ओके। मेरा जो पहला जो टाइम था तब जोशी साहब के साथ था, मैं अहमदाबाद में 7 साल। तो वो जो एक गोल्डन मैं मेरी ज़िंदगी का समय बता सकता हूँ कि जब मैंने पूरा ये सीखा, क्योंकि पूना कॉलेज से मैं गया था और पता नहीं कितना मुझे आता था, बट जो भी ड्राइंग तो मैं अच्छा ठीक ठाक करता था। साहब ने पूरे मन से तो मुझे नहीं लिया था, लेकिन पहला साल के बाद मैं उनको थोड़ा सा जीत पाया। और अभी बाद में मैं 43 इयर्स ऑलमोस्ट 43 इयर्स उनके साथ था, यानी जाके, और 7 साल स्टूडियो में था संगात में। तो वो जो मेरा बैकड्रॉप है, या तो जो जहाँ वहाँ से मैंने जो भी सीखा, वो मुझे लगता है कि मुझे मेरी बात की एक छोटा स्टूडियो है मेरा। हमेशा 4 लोग हम काम करते हैं और काफ़ी छोटे छोटे, ज़्यादातर छोटे प्रोजेक्ट किए, कुछ कुछ बड़े भी किए, बट जो भी हुआ वो सब मुझे लगता है दोषी साहब की वजह से है। वो अभी भी ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अभी भी मैं कुछ गलती करता हूँ तो सर को नमस्कार करता हूँ, सर थोड़ा गलती हो गया लेकिन मैं ठीक करता हूँ, मेरे को और 2 दिन दो। मैं तो ऐसा है। हम आप 50 साल से तो ये जी रहे हैं, बट हम ये सुनना चाहेंगे कि 50 साल पहले जब आपने आर्किटेक्चर ज्वाइन करने के पहले, जब आप जन्म से लेके अभिनव कॉलेज तक पहुंचे, तो आपका कैसा दौर रहा? 5वीं कक्षा में मैं था और तब एक पाटी पूजा करके चीज़ थी, जिसमें सरस्वती का चित्र बनाना पड़ता था पाटी के ऊपर। वो लेके मैं स्कूल में गया और काफ़ी तारीफ हुई, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को पसंद आया। तो शायद मेरे छोटे दिमाग में एक कल्पना आई कि मैं शायद ड्राइंग कर सकता हूँ, चित्र बना सकता हूँ। तो फिर घर आके मैंने चित्र बनाना चालू किया, और फिर वो रहता है अपना, हमेशा वो पॉपुलर जो राजेश खन्ना बनाते हैं, शबाना आज़मी बनाते हैं, मीराबाई बनाते हैं, वो सब करते करते जब मैं 8वीं कक्षा में था तो एक मनोरमा बेन करके हमारे घर के बगल में जिनका घर था, वो अफ्रीका से आए और वो गांधी जी के आश्रम में थे और गांधी जी को जानते थे। तो उन्होंने मेरी माँ को बताया मेरा चित्र देख के कि शायद इसको आप, ये बंदे को आप ना आर्टिस्ट मत बनाना, इसको आर्किटेक्ट बनाना। तो पहली बार मैंने सुना आर्किटेक्ट, तो उसमें बोले मैथमेटिक्स यानी और कला का संगम रहता है। तो मेरे छोटे दिमाग में बैठ गया कि यस, अभी तो इसको फॉलो करना है। और फिर मैं, मार्क अच्छे थे, शायद मैं डॉक्टर भी बन सकता था, लेकिन
मैंने ऑप्ट किया, इमीडिएट मुझे आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल गया। पूना में एक ही कॉलेज था, तो अभिनव कला महाविद्यालय, उसमें मैं ज्वाइन हो गया। और सबसे अच्छी बात बाद में बनी, मैं अभी अच्छी बोलता हूँ, जब मैं पीछे देखता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। ओह और मेरे पिताजी काफ़ी नाराज़ हो गए, क्योंकि बनिए घर में अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो एक दुकान का जन्म होता है। तो एक ऑलरेडी दुकान वो खो चुके थे, और बाद में वो दुकान में नुकसान भी पा रहे थे। तो एक मेरी तरफ से जो अच्छा हुआ कि मैंने कॉर्बुजियर साहब है, उनको मैंने पाया लाइब्रेरी में। एक 5 बहुत अच्छे पुस्तक थे, मेरी लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी हमारी। और वो 5 पुस्तक का मैं अध्ययन करते रहा। मेरा कि जिस वर्ष में आप फेल हुए तब हाँ, पूरा साल आपके मैं गुस्सा घर में जा था। नहीं सकता हूँ, पिताजी गुस्सा करेंगे तो क्या करेंगे, तो लाइब्रेरी में बैठता था। और उसमें ऐसा था कि इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं था, तो ड्राइंग में सेक्शन, एलिवेशन, प्लान, यही सब चीज़ मैं स्टडी करता था, क्योंकि इंग्लिश पढ़ नहीं पाता था। और उसमें दोनों थे, फ्रेंच और वो ट्रांसलेशन था इंग्लिश का, वो मैंने बहुत बाद में पढ़ा। लेकिन तब जो मुझे एक चाबी मिल गई, जो एक स्पेस, लाइट और प्रोपोर्शन, ये 3 चीज़ों का मुझे अध्याय ये हुआ कि ये इस कुछ चीज़ें होती है। और बाद में मैंने जीवन सीखना चालू किया कि आर्किटेक्चर में जीवन बहुत ज़रूरी है, तो वो बाद में आया। तो वहाँ से फिर मेरा प्रवास आगे चालू हुआ। और फिर कॉर्बुजियर के यहाँ किसने काम किया, तो बालकृष्ण दोषी ने। तब 3 लोग थे भारत में शायद, एक तो दूसरे जो थे वो भी अहमदाबाद में ही थे। तो मैंने दोषी को प्रेफर किया, क्योंकि उनका भी सरनेम दोषी, मेरा भी दोषी, तो मतलब ठीक है कुछ। और वहाँ पे मैंने कोशिश जारी रखा। पहले नहीं लिया, बट बाद में उन्होंने मुझे ले लिया, और फिर मेरा प्रवास चालू हुआ आर्किटेक्चर का। सर जो भी आपके सामने बैठा हूँ, वो सब घटनाएं की वजूद से मैं बैठा हूँ। तो अभी कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कॉलेज में कौन से ऐसे प्रोफेसर है जिनको अभी भी आप याद करते हो? अरे उनका बहुत सारे। कोई 1-2 नाम बता सकते हैं उनके? पादेश सर थे हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर, वो हमें चंडीगढ़ घूमने ले गए थे। हिस्ट्री, आर्किटेक्चर का हिस्ट्री? हाँ, आर्किटेक्चर का हिस्ट्री, और वो हमें चंडीगढ़ घूमने ले गए थे। हम्म। और तब उन्होंने जो जिस तरीके से कॉर्बुजियर ने उन्होंने जीवंत किया हमारे नज़रों के सामने। हम कैपिटल कॉम्प्लेक्स में खड़े थे, और वहाँ पे उन्होंने जो हमें सब चीज़ें बताई, उससे हमें पता चला कि आर्किटेक्चर का एक यूनिवर्सल, या तो जागतिक दर्जा में क्या क्या चीज़ें होती है, और भारतीय इसमें वो कैसे लिया जाता है। एक फ्रेंच आर्किटेक्ट भारत में आता है, कैसे वो बिल्डिंग बनाता आके है? यहाँ पे बिल्डिंग बनाता है, जो पूरे भारतीय तरीके से देख सकते हो उसको। तो वो बहुत हमें पादे सर की, फिर हमारे पलसीकर करके सर थे। ओके। तो पलसीकर के साथ मेरा एक इंसिडेंट बना था। मैंने 3rd ईयर में बहुत अच्छे चित्र बनाए थे, नक्काशी वगैरह। और वो जब मैंने उनके सामने रोल था खोला मैंने, और उन्होंने जब देखा, पहले 5 मिनट वो देखते रहे, स्तब्ध हो गए, और बाद में उनकी आंखों में पानी आया थोड़ा सा, और मैं देख पाया वो कि वो इमोशनल हो गए। तो मुझे लगा कि अगर मैं मेरे चित्र से मैं अगर किसी को ये कर सकता हूँ, तो फिर अगर मैं ज़्यादा अध्ययन करके अच्छे मकान जब बनाऊंगा तो क्या उसका होगा? इफेक्ट क्या होगा? हाँ, तो वो फिर वो एक जर्नी। तो ये सर तो बहुत थे, सोए सर थे, ओके। वैकुंठ सरदेसाई थे, ये सब दादा लोग थे, मास्टर्स थे सब। ओके। और मैं बहुत इन लोगों से प्रभावित हूँ। और एक HM कदम करके हमारे एक सर थे, तो मैं जब फेल हुआ तो पिताजी ने पॉकेट मनी बंद कर दिया। तो मैं फिर HM कदम हमारा घर का इंटीरियर करने आए थे, तो उनको मैं बुलाया, सर आपके यहाँ मैं काम करता हूँ, मुझे आप 25 रुपया देना। मैंने कहा तो डरते डरते मैंने बोला उनको, और फिर उनके यहाँ 5 साल, अगले 5 साल में काम किया। तो उसमें टेप पकड़ना, चाय का ऑर्डर देना, टेबल साफ करना, झाड़ू लगाना, छोटा ऑफिस था, लेकिन जो हमने एक दूसरे को जो प्रेम दिया। और वो एक्चुअली ऑडिटोरियम के मास्टर थे,
अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम पुणे के ओके उन्होंने बनाए। ओके तो बहुत अच्छा मेरी शिक्षा हुई। तो मैं जब जोशी साहब के यहाँ जब गया तो मैं काफ़ी रिलैक्स था, ऑलरेडी काफ़ी आप बहुत काफ़ी मैं देख प्रिपेयर चुके था थे, हाँ। कि मुझे पता था कि अभी क्या आने वाला है। हम्म। तो वो एक, तो ये सब घटनाएं अचानक से जो चीज़ को अपन अलग तरीके से देखते हैं, मैं उसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ कि हम्म। मेरे साथ वो जो 1 साल का फेल्यूर है हम्म। उसने काफ़ी बड़ा मेरा जिंदगी का रोल बनाया। तो सर एक्चुअल आप आर्किटेक्चर के प्रति आप सीरियस कब हो गए? स्टार्टिंग से थे या स्टार्टिंग में स्टार्टिंग थोड़ा? से तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैंने अभी मेरे पास लकीली फर्स्ट ईयर की भी ड्राइंग है, सेकंड ईयर के भी है और थर्ड ईयर पे है। तो थर्ड ईयर के जब ड्राइंग में देखता हूँ हम्म। तो उसमें मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मुझे में समझ आई थी ओके। कि स्पेस को कैसे, यानी बिल्डिंग तो वैसे तो क्या है कि एक छप्पर है सर पे, छत है, बाकी तो कॉमन लोगों के लिए उसको कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि बारिश गिरना नहीं चाहिए, हम आराम से अंदर, धूप नहीं लगनी चाहिए। धूप नहीं लगनी चाहिए। लेकिन उसके आगे क्या है, तो वो आगे की जो चीजें हैं वो मुझे लगता है थर्ड ईयर से मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा। समझने लगा। ओके। वैसे तो आज भी नहीं समझता हूँ, हाँ वो इट्स लेकिन थोड़ा तब चालू है हाँ, जब आप आज भी कोशिश जारी है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। जब आप आपकी शिक्षा लेके अभिनव से अहमदाबाद गए और दोषी साहब के पास जाने के पहले आप पहले बार जब दोषी साहब को मिले तब आपका क्या, आपको कि वो प्रसंग कैसे याद है? और वो प्रसंग हाँ वो तो बहुत अच्छा है। ऐसा हुआ 79 में नासा था, नासा जो स्टूडेंट का जो कार्यक्रम है वो सेप्ट में था और उसकी वजह से हम काफ़ी लोग पुणे से गए वहाँ पे। और मैं एक ऊंची जगह पे खड़ा था, मुझे पूरे नीचे लोग खड़े हुए दिख रहे थे और उसमें एक पर्पल जबे में एक बड़े बाल वाले चश्मा पहने, थिक चश्मा पहन, और शायद वो दोषी थे, मुझे मालूम नहीं था, मैं दोषी को पहली बार देख रहा था। तो आजू बाजू में विद्यार्थियों को पूछा तो बोले कि वो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है बालकृष्ण दोषी। तो मैं काफ़ी प्रभावित रहा उनसे, उनका जो जिस तरीके से वो अंदाज से सबके साथ बात कर रहे थे। और फिर किसी ने धीरे से मुझे बताया कि उनका नया ऑफिस का काम चल रहा है, यहीं से एक 20 मिनट में आप रिक्शा में पहुंच सकते हैं सेप्ट से, तो आपको देखना चाहिए। और मैं काफ़ी ये था कि मुझे जाके देखना चाहिए, रिक्शा लिया गया और जब मैंने संगात पहली बार देखा तो आज भी मैं भूल नहीं सकता। लाइक अक्षरशः मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं से दूर जगह से कहीं से आके यहाँ पे, और बहुत बहुत बढ़िया फ्लोरिंग में पूरा लाल कलर का फ्लोर, वॉल ऊपर, और काफ़ी सारा सूर्य प्रकाश। तब तो शायद विंडो भी पूरे नहीं लगे थे, कांच वगैरह नहीं था, तो और भी खूबसूरत दिखता था क्योंकि पूरा खुला था, तो वो नॉर्थ लाइट आ रहा था सब पूरा स्टूडियो में। और काफ़ी बड़ा स्टूडियो है और ऊपर एक्सपोज कंक्रीट और फ्लोर में इंडियन पैटर्न स्टोन, यानी चेन्नई का फ्लोर मेकर आके वो पूरा किया था। और वो सब जो था, बस तब मैंने ठान ली कि आना तो अभी इधर ही आना है, यही मेरी जगह है, यही मेरी कर्मभूमि रहेगी, और कोई जगह में जा नहीं पाऊंगा। तो आप संगात जब जाकर आए तो आपने घर पे कैसे बताया कि मैं अहमदाबाद जाके अभी दोषी साहब के साथ काम करने वाला हूं? तब तो आप नासा के लिए गए थे ना? हाँ, अच्छा ऐसा हुआ कि मैं ठीक मार्क से मेरे 5 वर्ष पूरे हुए और फिर मैंने जाना तो था। मेरे और पिताजी के जो ये था वो तनावपूर्ण ही रहे। बाद में बहुत साल के बाद वो हमारा वापस एकजुट होना हुआ। थोड़ा मैं डरते डरते मैंने, लेकिन उन्होंने ना नहीं बोला। मुझे याद है, उन्होंने मुझे 750 रुपया भी दिया था कि ये खर्चे के लिए तू रख। और फिर जब मैं नासा के लिए गया था तो एक 10 रुपये का एक बंक बेड था हॉस्टल, तो वहाँ पे जाके मैं रहा। पहली बार मैं बाहर जा रहा था, इतना कि
मैं डेक्कन क्वीन में बैठा और मुझे बचपन से बहुत ये था कि मैं वहाँ का जो कैफ़े है ट्रेन के अंदर, उसके अंदर मैं कॉफ़ी पीऊँ। तो जब घाट आया, घाट सेक्शन, और अगस्त था तो बारिश वगैरह हुआ था, ये पुणे से बॉम्बे जाते पुणे हैं। से बॉम्बे जाके अच्छा टाइम अच्छा। तो मैं वहाँ जाके बैठा और कॉफ़ी का ऑर्डर किया। तो मेरे काका आए, उन्होंने मुझे पूछा कि तेरे पास कौन सा टिकट है? मैं बोला सेकंड क्लास का टिकट है। तो यहाँ पे तेरे खिस्सा में कितना पैसा है? मेरा 750 रुपये है। बोले सब जाएगा तेरा, अगर तू तेरे को इधर पकड़ा तो फिर मुझे वो अंदर लेके गए ट्रेन में वापस। तो ऐसा मैं था और फिर वहाँ गया, बस लेके साहब के यहाँ गया। मेरे पास बाद में मैंने साइकिल मंगवाया, साइकिल पे मैं घूमता था वहाँ पे। ये कौन सा साल था? 1980। 79 में मैं नासा में गया, 18 में था। तो अच्छे दिन थे। बट आप शुरुआत में जाते से ही, आप जैसा तब बता रहे थे कि आपको खुशी से नहीं लिया गया, हाँ, जाते से आप शुरुआत आपकी दोषी साहब के पहले दिन से हुई कि आप पहले और कहीं? नहीं, मैं 5 महीना हसमुख भाई पटेल के साथ था ना, वहाँ पे मैंने काम किया। वहाँ पे भी एक मेरे मित्र है गुंजारिया करके, जिनसे मैं आज भी बात करता हूँ हमेशा। बहुत अच्छे प्रोफेसर है अभी वो, पढ़ाते हैं। तो आज भी मेरा उनके साथ संबंध है, जो मैंने 40 साल पहले बनाया था, वही संबंध आज, क्योंकि वो पहले गुरु थे मेरे अहमदाबाद में। हसमुख भाई तो बहुत अच्छा सिखाते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। आज भी मैं उनको भी मानता हूँ बहुत ज़्यादा। और उनका ऑफिस 9 से 6 रहता था। तो 6 बजे मैं साइकिल लेके फिर संगात जाता था खाना खा के। और वहाँ मेरा नंदू मुठे करके, जो आज भी मेरा मित्र है, और हम साथ में अभी भी काम करते हैं, तो वो मेरा खास मित्र था। तो उनके साथ रात को मैं लग जाता था ऑफिस में। दूसरे साहब का ऑफिस रात भर चलता था, तो वहाँ पे काम करता था, वापस सुबह 9 बजे। तो काफ़ी मेहनत के ये था, और वो हिसाब से मैं गया था। दिमाग में एक ही बात थी कि बस काम करना है, और मैं कर रहा था। तो दोषी साहब अगर जैसे पुणे से थे तो आपको कुछ मराठी में बात करते थे आप कि गुजराती में बात करते थे कि? नहीं, मराठी में करते थे मराठी में। और वो कैलकुलेशन भी जो थे ना ड्राइंग पे, वो मराठी में करते थे। वो अपन जो बचपन में जो पाढ़ा पढ़ते हैं ना, वही हमको याद रहता है। तो वो हमेशा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे को ये जो कनेक्शन मन में जो बात करते वो समझ में आती है। वहाँ पे ना ऐसा, उनको हमारा काम ऐसा था कि वो उनकी जो ड्राइंग बोर्ड पे जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करना, वो जो बात करता है उसको ध्यान से सुनना। और रफ ट्रेसिंग्स पेपर रहते थे, तो उसके मैं बड़े ट्रेसिंग के 2 पीस 4 पीस ऐसे छोटे छोटे पीस बना के, छोटा सा ड्रॉवर था बोर्ड के नीचे, उनका वो सब कॉर्बेजियन लैंग्वेज में था। 226/113 ऐसा टेबल, फिर उसका हाइट, ये सब प्रोपोर्शन आप जो बोल रहे थे, जो 113 सेंटीमीटर गोल्डन प्रोपोर्शन जैसा, ऐसा सब। तो हाइट भी 86 सेंटीमीटर वगैरह। तो तो ये आपके लिए काफी नया था पुणे के हिसाब से? हाँ, काफ़ी नया था। कॉर्बेजर को तो मैं जानता था, मॉडल भी सुना था, लेकिन एक्चुअल वर्किंग, हाँ, तो कैसे उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, दोषी साहब ने आपको काफी प्रभावित किया हो। तो मैं ठीक से ट्रेसिंग निकाल के देता था उनको, जो चाहिए वो बराबर मैं सरकाता था। तो वो उनको अच्छा लगता था, शायद ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, उनको अच्छा लगता था। पर मुझे लगता है कि उनका जो विचार करने का जो तरीका था वो थम न जाए, उसकी वजह से मैं जो जिस तरीके से उनको ये सब चीज़ें देता था, तो वो शायद उनको अच्छा लगता था, क्योंकि वो विचार और उनका थिक पेन रहता था, और उससे वो बहुत बहुत सुंदर स्केचेस करते थे। आज भी मेरी नज़र के सामने है वो, जिस तरीके से वो काम करते थे। और फिर ट्रेसिंग के ऊपर ट्रेसिंग रखेंगे, उसको थोड़ा घुमाएंगे, फिर वापस स्केच करेंगे, वापस ऐसा करेंगे। पहले हमको समझ में नहीं आता कि, बट ही वॉज सच अ मास्टर, कि बाद में जो निकल आता था सब पूरा होने के बाद स्ट्रगल, तो एक नई चीज़ ही बाहर आती थी, कि जो हमने एक मंडेन जैसा बनाया था, जो ज़्यादा सोचे बगैर, उसको बहुत अच्छा अर्थ दे के
हमें वापस देते थे, फिर बोलते थे कि अभी इस पे आप काम करो। और वो चीज़ आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मैं मिस करता हूँ, क्योंकि आजकल ये जो रियल मास्टर के जो ऑफिसर्स हैं जिसको अपन स्टूडियो कहते हैं ना, ऐसा अभी है ही नहीं। मुझे लगता है कि दोषी का स्टूडियो इज लास्ट मास्टर स्टूडियो, ओके। जिसमें बिल्डिंग का भी एक मकान का भी एक पूरा एक ये है, अस्तित्व है, और जहाँ काम करने का जो एक जैसे अपन हाँ जैसे अपन फ्रंट राइट के जुने फोटो देखते हैं, या तो कोबुजियर के स्टूडियो के काफ़ी फोटो आजकल मीडिया पे देखने को मिलता है, जिसमें एक जगह दोषी साहब भी है। तो वो पता नहीं एक मुझे लगता है कि मैंने शायद मेरे छोटे मन में एक रोमांटिक कल्पना बना ली थी ये सब मास्टर की, और शायद मैं वो 7 पूरा साल जो है वो वही इसमें मैं जिया शायद, ऐसा अभी मुझे लगता है मैं जब देखता हूँ। तो उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं था, कहीं पे भी पैसे का विचार नहीं था, कहीं पे भी एक ही चीज़ थी कि बस आर्किटेक्चर एक बहुत कठिन और बहुत बड़ी चीज़ है, उसको प्राप्त करना है। तो उसके लिए जो भी भक्ति भाव चाहिए, तो हमेशा मैं बताता था कि 2 चीज़ें मैं लेके आया हूँ साईं बाबा से, श्रद्धा और सबूरी। तो दोनों मेरे में बहुत थी। दोषी में अमाप श्रद्धा थी, और जो उसके लिए जो भी सबूरी चाहिए तो वो मेरे पास बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी। यानी मुझे याद है कि शादी में, मेरी खुद की शादी में भी सिर्फ 4 दिन गया था और भाग के वापस ड्राइंग बोर्ड पे आ गया था। तो एक शायद वो एक अलग जुनून पता था। नहीं, एक जमाना था। हाँ, एक जुनून था। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, बट वो तो कुछ अलग ही दुनिया थी, यानी बहुत बहुत जबरदस्त है। तो सर 7 साल आप दोषी सर के साथ थे। हाँ। तो आपको फिर क्या इंस्पायर किया कि आपको ऐसा लगा कि अब जाके मैं प्रैक्टिस शुरू करूं? एक तो मेरी माँ मेरे पीछे पड़ गई, ओके। क्योंकि अर्जुन का जन्म हो चुका था। मेरी शादी होके 2 साल हो गए थे। 5 साल मैं अकेला था, 2 साल शादी हो चुकी थी, और अर्जुन भी आ गया था। अर्जुन भी 1 साल का हो गया। फिर माँ ने बताया कि अर्जुन का जो शिक्षण है वो तो पुणे में ही होगा। तो शायद वो दोषी को गुस्से से बोली कि आप ऐसा करो, गिरीश को आप रख लो, मैं साधना और अर्जुन को लेके मैं पुणे जा रही हूँ। तो दोषी हंसने लगे, तेरी माँ तो बहुत तीखी है। मेरा बहुत मुझे चाहती है शायद। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, अपने को एक बीड़ा करके एक प्रोजेक्ट है, आज अभी उसको हम जस्ता करके बुलाते हैं, वो पुणे में अपने को मिला है। तो आप ऐसा करो कि वहाँ जाके क्लार्क ऑफ वर्क बन जाओ, मैं आपको 1500 रुपये दूंगा और आप जीवन शुरू करो वहाँ पे। तो उन्होंने एक तरीके से मुझे आशीर्वाद ही दिया। इनिशिएशन मेरे दिमाग में था कि मैं 10 साल रहूँगा वहाँ पे, और 3 साल करने का मेरा इरादा था। लेकिन ठीक है, फिर मैं आ गया, क्योंकि बाद में भी मैं अगले 7 साल भी दोषी साहब के साथ था। काफ़ी सारे एसोसिएटेड था। हाँ, जैसे सवाई दंदर स्मारक, BS कुलकर्णी का बंगलो, या तो आपने आने के बाद जब क्लार्क का वर्क थे तब भी आपने नौकार शुरू करने का सोचा था कि तब शुरू कर दिया था? उसका भी एक स्टोरी है। नौकार जो है नाम, मैं जैन हूँ, तो हमारा नौकार महामंत्र रहता है। तो मैंने माँ को भी खुश कर दिया, और नव आकार यानी नया आकार ऐसा भी होता है। और दोषी ने मुझे 2 साल पहले एक न्यू ईयर कार्ड दिया था। तो उसमें उन्होंने जो न्यू ईयर है ना, जिस तरीके से लिखा था, वो जब मैंने बाद में देखा तो वो नौकार जैसा दिखता है। मेरे पास अभी भी वो मैंने संभाल के रखा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं शायद वो पूरी कायनात मिलके नौकार की तरफ जा रही है, तो वही नाम देना चाहिए। 2 चेयर के ऊपर एक ड्राइंग बोर्ड और पैरेलल से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। पिताजी ने एक छोटी 10 बाई 20 फुट की जगह सातार रोड पे छोड़ रखी थी, तो उसमें जाके मैंने पूजा किया। हाँ, उसमें और भी एक अच्छी चीज़ ऐसी हुई कि दोषी टर्न्ड 61, दिस इज़ इन 87। तो उनका 61, उनका बर्थडे है 26 अगस्त को, और मेरा है 27 अगस्त को। तो मैंने 26 अगस्त को दूसरे सर के घर पे खाना खाया, 4 बजे का बस पकड़ा, और सुबह यहाँ पे मैं 7 बजे पहुँचा।
नहा धो के मेरी भाभी साधना और अर्जुन को लेके मैं ऑफिस में गया, तो 10 बाई 20 के ऑफिस में, और वहाँ पे पूजा किया। और नीचे एक प्लाईवुड और डीलर है राज प्लाईवुड, उनसे मैंने एक प्लाईवुड लिया 6 बाई 3 का, और 2 चेयर थी मेरे पास, इजी चेयर, उसके हैंडल पे वो रख के, और ये जो स्टूल पे मैं अभी बैठा हूँ, वो स्टूल जो जोशी साहब के यहाँ मैं लेके आया था, उस पर बैठ के मैंने काम चालू किया। और काम भी उनका ही चालू किया, जो यशदा का, उसका कॉर्पोरेशन ड्राइंग बनाना था, तो अगले 7 दिन में वो ड्राइंग बनाते रहा। वैसे मेरी आपको शुरुआत जब आपने की तो आपके पास तब जोशी साहब की वजह से कुछ समय और कुछ तरह का काम था, तो आप शुरुआत से ही बिजी रहे। हाँ हाँ, लेकिन मुझे मेरा खुद का काम मिलने के लिए 7 साल बीत गए। अच्छा, वो 7 साल। हाँ, ऐसे नहीं लगा मुझे कि अभी आए हैं तो ऐसे लोगों ने मुझे अवकार देंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जोशी साहब के यहाँ से आया तो ठीक है ना, काम तो छोटे छोटे इंटीरियर पहले मैंने किए। तो 94 में मुझे पहला जेके सीमेंट अवार्ड मिला। एक मुकेश डेढ़िया करके मेरे मित्र है, तो उन्होंने खुद का घर बना लिया था नया वाला, और मैंने बोला कि अपना बात हुआ था अपन फर्स्ट स्टैंडर्ड से साथ में, आपका मकान तो मैं ही करूँगा, ऐसा अपना बात हुआ था, तो आपने वो नहीं किया। तो उसके दिमाग में आया कि ठीक है मैं बेच दूँगा इसको। तो उनके नसीब से एक इंग्लैंड से एक औरत आई, और उसको बहुत अर्जेंटली घर चाहिए था, और ये ब्रांड न्यू घर था, तो उन्होंने 9 लाख रुपए में बेच दिया। परसों ही मेरा उसके साथ बात हुआ कि मेरा अमाउंट तो बराबर है ना, बोले नहीं बराबर है, 9 लाख में ही बेचा था अपन ने, और उसमें हमने 4 लाख का प्लॉट लिया और 5 लाख में घर किया। ये कौन से ये 94 नहीं, 92 बोल सकते हैं, लेकिन डिजाइन 91 में शुरू हुआ, लेकिन 92 में हमने बांधकाम 5 लाख में पूरा घर कर दिया। हाँ, 5 लाख। हम दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर थे, और स्कूटर पे सीमेंट वगैरह लाते थे, वहाँ से लेके सब चालू किया। और तो आपने डिजाइन बिल्ड जैसा है ना, हाँ, खुद ही डिजाइन कर रहे हैं। मेरा पूरा पहले 20 साल का जो मेरा जो भी काम है, प्रवास है, वो पूरा डिजाइन बिल्ड ही है। फिर मुझे वो पसंद था, ताकि कॉन्ट्रैक्टर उसको बदल ना पाए। और वो विष्णु जोशी साहब की एक वो अपन बाद में बात करेंगे, उनकी एक पद्धत थी, विष्णु मेथड या तो विष्णु पद्धत, वो हिसाब से मैं कंक्रीट ब्लॉक में काम करता था। तो वो सब होने के बाद भी उसके पास मारुति कार लेने के लिए पैसा बचा। क्या बात है। और उन्होंने मारुति कार भी लिया वही पैसे में, और मेरी फी मुझे जेके सीमेंट अवार्ड से मिली। अच्छा, मेरे पास फी तो मैंने लिया ही नहीं था, क्योंकि खास मित्र था, लेकिन वो जो प्राइज मनी मिले, और बाद में चार्ल्स कुरिया ने मुझे बताया कि मेरी वजह से तुझे अवार्ड मिला है। मुझे वो घर बहुत पसंद था, और 5 जूरी थी, लेकिन मैं हेड ऑफ जूरी था, तो मैंने सबको बताया कि नहीं इनको देना है, और मुझे वो अवार्ड दिया गया। तो जब पुणे आए थे बाद में प्रोग्राम के लिए, तो बुलाया था मेरे को, कोई ये गिरीश जोशी करके कोई बच्चा है क्या इधर, उनको मालूम था कि मैं बहुत यंग हूँ, तो फिर मुझे बुला लिया, ऐसा हाथ पीठ पे रख के बोला बहुत अच्छा काम किया है, मैं आऊँगा कभी देखने के लिए। तो उससे बाद मेरा बहुत मैं प्रभावित रहा कि ये काफी प्रेरणा। हाँ, बाद में मेरे नसीब से अनंत राजी भी मेरे जीवन में आए, उनके लिए भी मैंने काम किया। तो ये 3 बड़े मास्टर जो जोशी, कुरिया और राजे, इनका मेरे पे आशीर्वाद रहा शायद। तो और पुणे से जाके मेरे लिए तो बहुत ये सब बड़ी बातें थी, जो मेरा मानसिकता थी उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावी रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले इंजीनियर विष्णु जोशी साहब का नाम लिया, तो वो आप पुणे में आके उनको मिले कि कैसा हुआ? उनका मैंने एक मकान बनाया। अच्छा। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा ये था कि मैं जब अहमदाबाद में ड्राइंग करके, स्टाइन दोषी भल्ला ऐसी फॉर्म थी, और उनका मेन ऑफिस दिल्ली में भी था, तो वहाँ से ड्राइंग दिल्ली में विष्णु जोशी के पास जाते थे, तो वो पूरे कंपनी के स्ट्रक्चर इंजीनियर थे। हाँ, तो वो ड्राइंग सब देखते थे, और ज़्यादातर नीचे नाम पड़ा तो मेरा ही रहता था, गिरीश करके। तो उनको बहुत अच्छा लगता था मेरे जिस प्रकार से मैं वो वर्किंग ड्राइंग बनाता हूँ। तो उन्होंने शायद मुझे, और उनको बाद में पता चला कि ये मराठी स्पीकिंग है, पुणे का है, और वो खुद पुणे के हैं, उनके पिताजी जज थे, तो उनका बहुत अच्छा प्रभात रोड पे प्लॉट है,
14,000 फुट का। तो वो जूना बंगला तोड़ के वहाँ पे फ्लैट स्कीम बनाना था, तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो मेरा वैसे देखा तो पहला बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें मैंने 10 फ्लैट बनाए। आज भी मुझे वो बहुत पसंद है, उसका जो क्रॉस सेक्शन। और मुझे याद है मैं दोषी साहब को ड्राइंग दिखाने के लिए नासिक तक गया था। दोषी अरे वाह। नासिक आने वाले थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, उनको भी अच्छा लगा। और बाद में मैंने वो विष्णु पद्धति से वो पूरा बिल्डिंग पहली बार मैंने उनके साथ बनाया। और वहाँ से फिर मेरा प्रवास चालू हुआ। तो ये जो चीज़ मेरे में कम थी, वो कि बिल्डिंग को जगह पे कैसे रखना, वो मैं वड़के करके मेरे एक बहुत अच्छे इंजीनियर मित्र थे, जब मैं यशदा में काम करता था, उन्होंने OPD इंजीनियर थे, तो उन्होंने मुझे लाइन आउट वगैरह पूरा सिखाया। यानी मुझे याद है कि हम साफ सफाई कर रहे थे, एक ह्यूमन कंकाल उसमें से निकला। तो ऐसे सब चीज़ें। और पहली बार उनके साथ मैंने टेप पकड़ा, क्योंकि लाइन आउट तो मुझे आता ही नहीं था, तो वो उन्होंने सिखाया। बाद में विष्णु जोशी ने पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसके जो न्यूआंसेस रहते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी रहती है, स्ट्रेंथ कैसे बनती है, ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी। तो आपका दोषी साहब से आने के बाद भी आपका अध्ययन चालू रहा, हाँ, अलग अलग प्रकार बहुत से कंस्ट्रक्शन साइट पे मेरे अलग मेरे अध्ययन। दोनों ने जोशी विष्णु जोशी साहब जोशी जोशी ऐसे गुरु हैं मेरे। दोषी भी है, जोशी भी है। तो सर ये करियर अब अगर हम देखेंगे हाँ। तो ऐसा कोई एक पॉइंट है जिसने आपके करियर को या आपके थिंकिंग प्रोसेस को पूरा टोटली शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया, ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है या ऐसा आप कुछ? एक्चुअली थर्ड ईयर में जब था, तो मेरा जो मैं मित्र का जिक्र किया मैंने, नंदू मुठे, उसने मुझे फाउंटेन हेड, ये जो बुक है हाँ। एंड रैंड की, Yeah. वो मुझे पढ़ने के लिए दिया। और तब मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, तो घर में रहना था मुझे, तो पूरा बुक मैंने पहली बार हिम्मत करके पढ़ लिया, क्योंकि अंग्रेजी पे इतना ये नहीं था, लेकिन मैंने पूरा पढ़ा और मुझे कुछ कुछ उसमें से समझा। तो थोड़ा जो फिलोसॉफी जो अपने को टच करना रहता है, कि जब आप ये प्रक्रिया में रहते हैं, तो तब सिर्फ ड्राइंग बनाने से सब नहीं हो जाता है, उसके पीछे के जो विचार है। तो लकीली एंटरन की वो किताब में 5 कैरेक्टर है, हैंक रियर्डन, पीटर किटिंग, और ये सब जो कैरेक्टर है, उसमें से मुझे समझा कि मुझे क्या बनना है। ऑफकोर्स मैं हॉर्ड रॉक तो नहीं बन पाया, क्योंकि वो एक्सट्रीम है थोड़ा, बट मैं काफ़ी प्रभावित रहा वो बुक से, और काफ़ी उन्होंने बाद में मुझे मार्गदर्शन भी। और बाद में उनकी सब किताबें में, तब तक मेरा पढ़ने का कोई ये नहीं था, मैंने वो मैं जब तब तक सिर्फ जेम्स हेडली चेस तक ही पहुंचा था। ज़्यादा कुछ, या तो मराठी में पढ़ता था, पु. ल. देशपांडे, वि. स. खांडेकर, मराठी की मैं पुस्तकें काफ़ी पढ़ता था। तो थोड़ा बैकबोन था। और पुणे वैसे भी सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पढ़ते हैं, पुस्तक का बहुत अच्छा और एक बहुत अच्छा माहौल है पुणे में, मुझे लगता है। नहीं, जैसा बताया कि 7 साल आपको शुरुआत में काम करने के लिए, पहला प्रोजेक्ट बनने के लिए लगे, तो उसके बाद का आपका प्रवास कैसा रहा? क्योंकि आपको तब तक विष्णु पद्धति पे आप तो अच्छे हो गए थे। आपको नहीं, तो बाद में मैं ट्रायोलॉजी, जैसे मैं वो सतीश रे के फिल्म देखता था, तो वो पाथेर पंचाली के बाद उन्होंने और 2 फिल्म बनाई, तो जो तीनों फिल्म वो महान है उनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले जो मेरे 3 मकान बनाए, एक तो मुकेश जेडिया का घर, उसके बाद मैंने अनुज गांधी का एक घर बनाया, और बाद में धीरेन कुरानी का घर बनाया, मेरे मित्र। तो वो तीनों घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो मेरी बेसिक संस्कार है, मेरा जो बोल सकते कि पाया जो है, वो अच्छे करने के लिए 3 घरों ने, और तीनों घरों पे मैं दोषी साहब को लेके गया था, और उन्होंने भी मुझे बताया था कि ऐसा काम करना चाहिए। तो उसमें जैसे अभी गांधी हाउस में प्रोपोर्शन बहुत अलग है, क्योंकि वो वैष्णव थे और उनको नाथ द्वारा पद्धति का हवेली टाइप का घर चाहिए था। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी। और तीसरा जो घर है पुरानी का, तो उसका स्टोरी ऐसा है कि मैं स्कूटर पे जा रहा था, किसी ने मुझे रुकाया, तो वो धीरेन कुरानी थे।
तो उन्होंने गुजराती में पूछा, तू गिरीश छो ने? मैं कहा हाँ, हूँ धीरेन छो। तो हाँ अच्छा, तो मैं पूछा उसको क्या करते हो, तो बोला मैं कैटल फीड बेचता हूँ, ट्रक्स वगैरह। मुझे पूछा उसने आप क्या करते हो, तो मैंने बताया मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, तो मेरा मकान बनाता है। अच्छा, तो उसने मेरा स्कूटर का स्टैंड लगाया और मुझे बोलता है चलो, अभी पकड़ के लेके गया। एक 500 फुट हम गए, उधर उसका प्लॉट था और 4000 फुट का। और ये मैंने पूछा कब चालू करना है, कल से। तो ये इंस्टा और ये जमाने के पहले तो ऐसा भी होता था। नहीं तो कल से क्यों, मैंने बोला कल से क्यों, नहीं मेरा भाई के साथ झगड़ा चालू है और मुझे ये प्लॉट बचाना है, तो कल से ही। तो ठीक है, मैंने उधर ही खड़ा रह के उसको एक कागज़ पे बोला कि यहाँ से 10-10 फुट, यहाँ से 15 फुट, 2 रोड थे, 15-15 फुट छोड़ना, पीछे 10-10 फुट छोड़ना, बीच में जो जगह बचेगा उसके अंदर आप 3 फुट तक खड्डा बनाओ। ठीक है, तो इमीडिएट दूसरे दिन से काम पे लग गया। और 7 दिन के बाद आया ऑफिस में और मुझे बताया कि खड्डा हो गया। तो बोला कितना किया, तो बोला मैंने 7 फुट खड्डा किया। अरे, मैं बोला आपको मैंने 3 फुट बोला था। नहीं, वो मशीन फ्री में मिला, तो मैंने बोला कि 7 फुट खड्डा। तो मैं एक काम कर, साइड पे जा और खड्डा करना अभी। और तो एनीवे, तो वो स्टोरी ऐसा है कि उसकी वजह से वो बहुत अलग तरीका का घर चालू हुआ। जो भी मैंने ड्राइंग बाद में बनाते रहा, उसमें इसकी जो मिस्टेक थी, क्योंकि वो खुद कॉन्ट्रैक्टर था, उसकी वजह से वो घर मॉडिफाई करना पड़ा। बहुत ज़्यादा अच्छा होते गया। ओके। जो मुझे इतना अभी भी आश्चर्य लगता है कि कैसे। तो तभी मैंने वो जो मैं जीवन की आपको बात बताया ना, कि जो क्लाइंट इंटरेक्शन और जो जीवन बनता है, सिर्फ उसमें ऐसा था कि मेरा श्रद्धा और सबूरी चालू था। तो जो मेरे में अहम नहीं था, तो इंग्लिश में वो जिसमें तो अभी भी नहीं है सर। ईगो जो था, तो वो मैंने वो स्टाइलिश, मैं आर्किटेक्ट नहीं था, तो इगोइस्टिक नहीं था। तो स्कूटर और वो मेरा जो जीवन था छोटा, तो वो उसको पकड़ के, लेकिन वो बाद में जो घर बनते गया, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे अच्छा काम है मेरा। तो सर आप जो डिज़ाइन सोचते हो उसमें आप ऐसे फॉर्म नहीं रहते हो कि ये ऐसा ही बनाना है? नहीं, क्या क्लाइंट नहीं। के हिसाब से आप मोल्ड होते जाते हो? और मोल्ड होते जाता हूँ, लेकिन उसमें गिरीश दोषी मोल्ड होता है। ओके, वो जो क्लाइंट है वो मोल्ड नहीं होता है। 100% उसका ये नहीं रहेगा। मैं उसको उसकी चीज लेके फिर, तो बचपन में अपन वो प्लेइंग शेड खेलते थे, आपको याद है? तो वैसे वो उंगली रख देता हूँ, वो उंगली कहीं कहीं जाती है, वैसे वो मकान बनते जाता है। बहुत ड्राइंग करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा, तो डायनेमिक बहुत ज्यादा मॉडल्स बनाता हूँ, बहुत ज्यादा ड्राइंग तो बहुत बनाता हूँ मैं। ओके। और कंटिन्यूस प्रोसेस है। कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है खुद को कि अभी रुको रुको। तो जो क्लाइंट ने बताया कि आप मुझे समझो, अभी सादे भाषा में बोलने गए कि मुझे 2 बेडरूम का घर चाहिए, मुझे ये फलाना चाहिए, बट आप जैसे बता रहे कि आपका जो काम करने का तरीका आपने किया, तो उसके वजह से तो शायद वो 2 रूम के अलावा आप काफ़ी कुछ देते होगे। तो आपने जैसे हम बोले कि ब्रीफ दिया है कि मुझे ये चाहिए, और आप क्या देते हो, इसमें तो काफ़ी फर्क होता होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रोग्राम में कोई ऐसे लिखता नहीं है कि हमें रैम्प चाहिए, हमें कोर्टयार्ड चाहिए, हमें ब्रिज चाहिए। तो जब स्टोरी टेलिंग की बात आती है, तो इसमें ये सब चीज़ें आ जाती है। तो अच्छी कहानी बनाते हो। हाँ, तो मैं अच्छी कहानी बनाता हूँ, जिसमें वो पुरानी हाउस में एक छोटा मैंने अलग पूजा रूम बनाया है। तो वो पूजा रूम को मैंने एक स्पेशल विंडो दिया है। तो आज तक वो मैं विंडो अभी भी फॉलो करता हूँ, जिसमें पीछे से ब्लू रंग का प्रकाश आता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मैंने मेरी खुद की सीखने की कोशिश की कि पूजा रूम का पर्पस क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। तो उसमें सूर्य प्रकाश का जो खेल है वो कैसा चाहिए। तो फिर वो एक मॉड्यूल मेरा बन गया। तो फिर काफ़ी हाउसेस में मैं अलग अलग तरीके से, और जो मैंने खुद में बनाए हुए जो प्रिंसिपल्स थे उसका यूज़ होते गया है। ऐसे बेडरूम में जैसे अभी सोना है, तो बेडरूम के सोने के टाइम पे पीछे विंडो चाहिए, सामने चाहिए। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि उठने के बाद सामने सूर्य प्रकाश दिखना चाहिए, और अगर ईस्ट का है तो बहुत अच्छा, क्योंकि उगता सूरज आप शायद
आजकल देखिए। पुणे में तो सूरज दिखता नहीं है, लेकिन एक इमेजिनेशन में आता है वैसे। तो वैसे सब हर एक चीज़ का एक अपना खुद का रवैया रहता है। तो धीरे धीरे क्लाइंट को तो पता नहीं चलता है कि मैं कैसे वो मोल्ड करता हूँ, कहाँ लेके आपका जाऊँ। डायरेक्शन क्या चल रहा हाँ, है? पलंग में कहाँ रखने वाला हूँ, 4 दिशा है तो मैं कहाँ रखने वाला हूँ। और उसमें मैंने क्या किया कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉरपोरेशन में एक रूल है कि मिनिमम हाइट 275 सेंटीमीटर चाहिए रूम का। तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, पलंग को उठा लिया 1.5 फुट से, तो नीचे से 1.5 फुट ज़्यादा जगह मिल गई। तो वो पलंग को मैंने नीचे से उठाया, स्लैब ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर गद्दी रख दी, तो नीचे से मुझे 1.5 फुट ज़्यादा मिल गया। अच्छा, अरे वाह। तो मेरा रूम का जो प्रोपोर्शन था, जो मुझे पसंद था, वो मुझे मिला। तो मेरी कोशिश तो 226 की रहती थी, लेकिन कंक्रीट ब्लॉक में वो 220 226 के आसपास हो जाता है। तो वो सब चीज़ें जो थी, और ये सब ड्राइंग बोर्ड के ऊपर की खेल थे, जिसमें क्लाइंट का कुछ योगदान नहीं रहता था। लेकिन ऑफिस के लोगों के साथ मेरा जो खेल चलता था, और ज़्यादा ऑफिस बड़ा भी नहीं था, 1-2 असिस्टेंट रहते थे, लेकिन फिर भी मैं वो कर पाता था उसमें। तो जब आप क्लाइंट को ने जैसे आप कहानी बताते थे नहीं, ये अभी तो धीरेन की तो मैंने आपको बात कर दी, वो मेरे जैसे ही पागल था, तो उसके साथ तो मेरा प्रवास बहुत अच्छा रहा। तो लेकिन बाद में थोड़ा गुजराती बनिया हूँ, तो बोलने की लकब साहब को सुन सुन के तो नहीं आया था, लेकिन बाद में मैं सीखा। तो वहाँ तो मैं 7 साल शायद चुप ही था, कभी मेरा आवाज़ बाहर नहीं निकला। बट यहाँ आने के बाद फिर तो गुजराती में कहावत है ना, बोले ना बोर वेचा है, अगर आप बोलेंगे नहीं तो कुछ बिकेगा नहीं। तो बाद में धीरे धीरे सीखते गया कि फिर वहाँ तक हम गए थे कि एक ग्रिल मुझे पसंद नहीं थी, तो मेरे ऑफिस की 2 लड़कियाँ जाके वहाँ रोई फिजिकली क्लाइंट के यहाँ कि सर को रात को नींद नहीं आ रही है, ग्रिल अच्छा नहीं है, इसका डिज़ाइन बदलना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सब काफ़ी मैनरिज्म में सीख गया हूँ। प्रैक्टिस जब छोटी रहती है तो बहुत मज़ा रहता है उसमें, काफ़ी। तो सर आपका ये एज एन आर्किटेक्ट आपका एक विजन रहता है आर्टिस्टिक कोई बिल्डिंग के टुवर्ड्स योर डिजाइन, तो वो आपका विजन और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उसका आप कैसे बैलेंस कर पाते हो? 2-3 टाइप है। मेरा एक ग्रिड सिस्टम है, जो हमेशा मैं ग्रिड पे काम करता हूँ। तो आजकल तो अभी जब नया प्रोजेक्ट आता है, तो प्लॉट की साइज़ के हिसाब से हम 2-3 जूने प्रोजेक्ट रख के देख लेते हैं कि ये प्लॉट में पोटेंशियल क्या है। जब नया प्रैक्टिस था, तो मैं खुद ड्रॉ करता था ड्राइंग बोर्ड पे, तो मैं काफ़ी फास्ट था। तो मैं वो ग्रिड बिछा के थोड़ा बहुत सोच लेता था पहले कि इसमें पोटेंशियल क्या है, कहाँ कैसे बेडरूम बैठेगा, कहाँ मैं कोर्टयार्ड निकाल सकता हूँ। तो वो जो इनिशियल जो एक 15 दिन की जो मेहनत है, उसमें काफ़ी सारे स्केचेस ऐसे थे कि जो इधर रखेंगे। तब मेरे नसीब से वास्तु का इतना प्रचलित नहीं था तब। मैं ये 90s की बात करता हूँ, 95। तो बाद में थोड़ा वास्तु का प्रभाव बढ़ा, क्योंकि उससे पहले मुझे फ्री हैंड था टोटली कि मिल मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूँ ऐसा। लेकिन उसमें एक सर्विसेज का था कि जो लुई खान का जो कहना था कि सर्विस बे और सर्व बे, ये एक मैं बहुत ज़्यादा मानता था कि जिसमें सब सर्विसेज एक तरफ होनी चाहिए हो सके तो, और सर्व बे फ्री होना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं फॉलो करता था। ग्रिड था, प्रोपोर्शन का एक कॉर्बिजियन सेंस था इसका मॉड्यूलर का। तो वो सब मैं तो काफी काफी प्रिंसिपल्स आपने एक साथ ना, दोषी साहब से कुछ लिया, हाँ। विष्णु जोशी साहब से कुछ लिया, खुद की ग्रिड सिस्टम। क्या होता है कि जब कॉन्फिडेंस कम रहता है ना, तो ये सब सपोर्ट सिस्टम लगता है। तो वो मैं मैनरिज्म वाला नहीं था कि मैं थिक पेंसिल लूँगा और मैं स्केच करूँगा, वो वाला मैं नहीं था। मुझे मालूम था कि मुझे बहुत स्ट्रगल करके आर्किटेक्चर को बनाना है। जो एक जोशी साहब के यहाँ तो एक नेचुरल टैलेंट है कि जो उसकी वजह से इतने सारे पूना से लेके प्रिट्जगर प्राइज तक पहुँचे। तो वो मुझे मालूम था सब, लेकिन मुझ में क्या है वो मुझे ठीक से पता था। उसमें मेरे को श्रद्धा था, मुझे मालूम था कि मुझे क्या बनना है, मैं कैसे बनूंगा। तो वो हिसाब से ही मैं चलता रहा। तो सर आपकी एक यूनिक स्टाइल है बिल्डिंग की,
तो आपने वो डेलिबरेटली उसको आपने अचीव किया या वो होते गए? नहीं, होते गए ऐसे स्टाइल। एक्चुअली स्टाइल जैसा तो नहीं है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो मेथोडोलॉजी है उसमें कुछ प्रोपोर्शन आ जाते हैं। लेकिन एक जो स्टोरी टेलिंग का जो एक तरीका है, उसमें काफ़ी मैं लुई बारागन से प्रभावित हूँ। यानी लुई बारागन जो मैक्सिकन आर्किटेक्ट है, उन्होंने दीवार का आर्किटेक्चर किया है, भीत का, पूरी भीतें ही आर्किटेक्चर है। ऐसा काफ़ी प्रभावी ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने किया है। और मैं भी कंक्रीट ब्लॉक की दीवार बना के लोड बेयरिंग बिल्डिंग बनाता था। तो मुझे दीवारें पसंद थी, क्योंकि उसके ऊपर मुझे स्लैब रखना है, तो दीवार तो होना ही चाहिए। उसको मैं बहुत ज़्यादा पंक्चर करूँगा तो उसकी, हाँ, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो उसमें से फिर एक अलग टाइप का मेरा एक दीवार का आर्किटेक्चर बनते गया, और शायद उसको ही आप स्टाइल कहते हैं कि एक आपका प्रकार है। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो कंस्ट्रक्शन मेथड और विष्णु पद्धत और लुई बारागन का प्रभाव मेरे पे, और ये सब चीज़ों का मिलन होके शायद वो चीज़ें बनती गई। और हमेशा मुझे स्काईलाइट पसंद है, ऊपर से लाइट लेना मुझे बहुत पसंद है। तो काफ़ी जगह पे मैं टॉयलेट्स वगैरह में ऊपर से लाइट लेके बाहर से दीवार ब्लैक कर देता हूँ। तो लोगों को, जैसा भी पुरानी घर में पूरे नॉर्थ साइड की दीवार में एक ही ओपनिंग है, छोटा 1 मीटर बाय 1 मीटर का, पूरी दीवार में एक भी ओपनिंग नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरा ऐसा नहीं था कि 4 एलिवेशन मैं ड्रॉ करूंगा कि कौन सा कैसे अच्छा दिखता है, तो वैसे मैं मानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए घर अंतर्गत है, अंदर जो चीजें होती है वही बाहर दिखनी चाहिए। ऐसा आपके स्वभाव जैसा। हाँ। क्योंकि आपका स्वभाव तो जैसा। मैं बाहर से अंदर नहीं जाता हूँ, अंदर से बाहर आता हूँ। मेरा आर्किटेक्चर में हमेशा वैसा रहा है कि अंदर से ही मैं, और अंदर फिर आंगन रहते हैं। जैसे अभी पुरानी घर में 2 आंगन है छोटे छोटे, तो ऊपर से बारिश आती है, सूर्य प्रकाश आता है, और घर के अंदर जब बारिश आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों को बहुत उससे नफरत रहती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो। तो बाद में धीरे धीरे मैंने सीखा कि ऊपर के ओपनिंग कम करते जाने का, तो बारिश पूरे घर में फैलेगा नहीं। तो जैसे प्रवास अपन करते जाते हैं तो सीखते जाते हैं। तो काफ़ी सीखा मैं। पहले 10 साल, 12 साल, 15 साल तो मेरे बहुत अच्छे रहे। ऑलमोस्ट 2006 तक, मैं 87 से 6 तक का प्रवास तो मुझे बहुत पर्सनल था। मैं काफ़ी अकेला था, काफ़ी छोटा था ऑफिस के हिसाब से। एक मेरा धीमान करके ड्राफ्टमैन था, वो मेरा पहला एम्प्लॉई था, अभी वो दिल्ली में है। वो ड्राफ्टमैन था, लेकिन इतना सुंदर ड्राइंग बनाता था। तो वहाँ से मेरा स्टाफ के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, और बहुत ज़्यादा मैंने उनको टाइम दिया। और मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर से ज़्यादा जो मैं मेरी ये छोटी ऑफिस में जो लाइफ जीता हूँ मैं बाकी लोगों के साथ, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी किसी ने अच्छा काम किया, तो मेरी जूनियर ऑफिस में एक सिंहासन जैसी एक जगह थी, तो वहाँ हम उसको बिठाते थे। उसके ऊपर एक कागज़ का मुकुट बनाया था जो कहीं से मुझे गिफ्ट आया था, वो उसको पहनाते थे, और फिर हम तालियां बजाते थे। तब सेल्फी जमाना नहीं था। हाँ, तो कि अभी चल आज का हीरो तू है, ऐसा ऐसे काफ़ी मैनरिज्म। बीच में मेरा पंकज करके मित्र है, उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, तो मैंने बोला चलो अभी अपन डांस करेंगे। तो हमने पूरा डांस किया ऑफिस में ही, पूरा गुजराती हूँ तो डांडिया बिंडिया सब, तो डांस करके उसका वीडियो उसको भेजा कि दिस इज़ फॉर यू। मैंने तो बाद में उनको तो 3 अवार्ड मिले बाद में, जेके सीमेंट लगातार, तो फिर 3 बार डांस करना पड़ा हमें। सर, आजकल ग्लोबलाइजेशन का खूब बहुत ये हो रहा है, सब जगह पे आप ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट देख रहे हो। आप सब लोग सेम क्लोथ यूज़ कर रहे हैं, सेम टाइप के खाना खा रहे हैं, तो ये आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग में भी ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? नहीं, कपड़े तक सीमित अगर है तो ठीक है। ऐसा होता है कि हर प्रदेश का अपना खुद का एक हवामान रहता है। अगर आप भारत में ही देखें तो केरला से लेके जैसलमेर तक अगर आप जिस प्रकार के मकान बनते हैं उसका आपने अध्ययन किया
तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारा जो मकान बनाने का तरीका है वो प्रदेश के हिसाब से होता है। तो ग्लोबलाइजेशन एक शब्द की तरह यूज़ करने के लिए ठीक है, बट सही मायनों में वैसा हो नहीं सकता। जो जो देश में इतने सारे गरीब लोग हो, वो देश में अगर आप ये सब चीज़ें समानता लाने की कोशिश करो, तो वो बहुत मुश्किल है। उसको अलग तरीके से ऊपर लाना पड़ेगा। तो ऐसे सब काफ़ी सारे, जैसे चार्ल्स कोरिया वगैरह ने काफ़ी सारा ये सब चीज़ों के ऊपर काम किया। तो वो मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के नीचे तो नहीं आता है, लेकिन ठीक है, एक जैसे अपन आजकल आईफोन पूरी दुनिया यूज़ करती है, तो थोड़ा बहुत तो एडल्ट्रेशन आना ही है। मूलभूत जो चीज़ें हैं वो तो वैसे ही रहेगी। मैंने मुझे अगर मैं पुल देशपांडे को मराठी में पढ़ता हूँ, प्रेमचंद को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, और ये गैब्रियल गार्सिया मार्केस को मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, लेकिन वो है मैक्सिकन। तो ये सब चीज़ें जो है उससे जो अपने को समझ आती है, अनुभव आते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, लेकिन अभी उसको पता नहीं कैसे, मेरी तो क्षमता नहीं है उसमें सोच करने की। तो अगर कोई कोई क्लाइंट आपके अगर आपको बोले कि हमको पूरा मॉडर्न वेस्टर्न टाइप का ही आर्किटेक्चर बनाना है, तो उसके लिए आपका क्या जवाब रहता है? मैं काम छोड़ देता हूँ। छोड़ देते हैं? हाँ, काम छोड़ देते हैं। जो चीज़ मैं नहीं कर सकता, तो उसमें मेरे 2 साल, क्योंकि मेरा खुद का समय अब अमूल्य है। अभी ऐसा नहीं कि मेरे पास काम नहीं है, काम आते रहते हैं। और मेरा खुद का जो रहने का तरीका है वो मैंने इतना सादा रखा है कि ज़्यादा उसमें खर्च नहीं होते मेरे। तो मेरी आवश्यकताएं मैंने कम कर दी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आवश्यकता मेरी कम रहेगी तो ही मैं काम कर पाऊंगा और मैं चूज कर सकता हूँ। तो मैं ना बोल देता हूँ। और फिर भी काफ़ी सारा काम है कि जो मुझे मिल सकता है वो लेवल का, अभी तक तो मिलता है। करेक्ट। और आपका जिस ढंग का काम है वो ढंग का जिसको पसंद है वही लोग वैसे भी वही लोग आते हैं मेरे यहाँ। एक्चुअली ज़्यादा लोग आते भी नहीं है। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि मेरे पास खूब बहुत लोग आके मेरे पीछे पड़े, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है वो एक, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो सामान्य लोगों का तरीका है, वो श्रीमंतों के लिए तो शायद नहीं है वो। तो वो लोग वो टाइप के काम मेरे पास आते नहीं है। बट आपने अभी पंडित भवाल जी का घर बनाया, उसके पहले आपने एक्चुअली शुरुआत में अपने पंडित भीमसेन जोशी के बेटे का भी स्टूडियो बनाया था। तो आपका संगीत ये इससे भी काफ़ी क्लोज रिश्ता रहा है। मुझे समझ नहीं है, लेकिन मेरे नसीब से जब हमने सवाई गंधर्व स्मारक जोशी साहब ने किया पंडित जी के लिए, तो मेरा काफ़ी सहवास पंडित जी के साथ रहा। और उनसे ही मैं सच में तो मैं सीखा कि आदमी अंदर से कितना महान रहता है और बाहर से कितना सादा रहता है। वो मैंने काफ़ी उनसे मैंने लगातार, मुझे लगता है 5 साल में उनके संबंध में मीटिंग में मिलता रहा, और मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते थे वो। और उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे संगीत समझ में आ जाता है, बट उनकी वजह से फिर मैंने काफ़ी संगीत में जाना शुरू किया, देखा। और कुछ ऐसे मित्र थे मेरे जो फिल्म में थे, तो फिल्म देखना चालू किया। तो नाटक, फिल्म या तो संगीत, ये सब चीज़ें मैं इस तरीके से देखता हूँ उसको कि उसका कुछ चीज़ मेरे में आए। और जब मैं ड्राइंग बोर्ड पे बैठता हूँ तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं न जानते हुए मेरे काम में आ जाए, ऐसा मैंने सोचा। तो मैं मेहनत करके ये सब चीज़ें, अभी भी आज की तारीख में भी, कल ही मैंने हियर पिक्चर देखा, वो टॉम हैंक्स का जो पिक्चर है, जो कल देख के आया मैं हमेशा अकेला जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और तो आपके हिसाब से आर्किटेक्ट, कोई भी आर्किटेक्ट अगर इवॉल्व होना है उसको, तो उसको आर्किटेक्चर के अलावा और ये सारी जो बहुत ज़्यादा उसकी भी बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा।
एक तो अंदर से सराउंडिंग में क्या बचपना बरकरार करना। दोषी साहब की तरफ आप देखेंगे ना, तो मुझे लगता है जब वो 95 थे तभी भी वो बच्चे थे एकदम। उनका जो नैसर्गिक जो ये था, तो वो उन्होंने बचपना कभी खोया नहीं। और उन्होंने उनमें पुणे का अंश काफी रहा। पुणे की मिट्टी का जो पहले जो उनका जो 18-20 साल जो बिताए, और मैं हमेशा वो देखता था। जब भी पुणे आते थे वो बहुत खुश रहते थे और बहुत उनको अच्छा लगता था पुणे में। तो ये सब चीजें हैं ना, जो इतना सारा प्रवास करने के बाद इंग्लैंड या तो पेरिस, बाद में चंडीगढ़ और अहमदाबाद, वो करते हुए भी उनका लगाव बचपन में जो उनकी जन्मभूमि है, और जहाँ पे उनका पहले 18-20 साल बीते, उसके साथ लगाव था। तो अभी ये तो आप ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में नहीं रख सकते ना। ये सब चीजें तो जहाँ बननी है वहाँ बनेगी। और उनका जीवंत उदाहरण है। अगर आप जोशी साहब को देखेंगे, हालांकि उन्होंने बाकी फ्रेंच अच्छा बोलते थे, इंग्लिश बहुत अच्छा था, तो बेसिकली उनमें वो था, तो वो सब वो कर पाते थे। बट अदरवाइज अगर आप उनको देखें तो बहुत बच्चे जैसा बहुत अच्छा स्वभाव लेके वो काम करते थे। तो इसीलिए वो जो नैसर्गिक उनमें जो गुण थे वो ड्राइंग बोर्ड पे आ जाते थे। तो वो मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है कि जितना मैं नैसर्गिक रहूं। तो अभी आपने आपका प्रवास काम का पढ़ाई का बताया, बट आपका एक ये भी प्रवास है जो आप बहुत सालों से अच्छे अच्छे महाविद्यालय में पढ़ाते आ रहे हो। तो ये कैसे शुरू हुआ और ये आपको क्यों इम्पोर्टेंट लगता है कि पढ़ाना? पहली बार जब मैं आया ना, तो आपका मेरे आने के बाद जोशी साहब ने मुझे बताया कि आपको कॉलेज में जाना चाहिए, बच्चों के साथ रहना चाहिए। सिखाना नहीं बोला उन्होंने बोला कि बच्चों के साथ आप रहो। तो बच्चों का जो एनर्जी है, तो उसमें एक मुझे लगता है कि मैंने विजिटिंग जैसा BKPS में चालू किया, तो मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन मैं पहले 20 साल तो पढ़ाया नहीं, बाद में धीरे धीरे अश्विनी पेठे मेरे मित्र है, वो मुझे भारतीय विद्यापीठ में लेके गई, और फिर मेरा वो प्रवास चालू हुआ। लेकिन मैं अभी तक खुद को मैं अच्छा ऐसा इवॉल्व टीचर नहीं मानता हूँ। मेरे प्रयत्न जारी है, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों को प्यार देता हूँ। और उनका जो 1-to-1 जब हमारा संवाद रहता है उनके साथ, तो उनके साथ जब मैं बात करता हूँ, तो मेरा जो भी अनुभव है इतने साल का, वो उसमें मैं जोड़ देता हूँ। तो उसका जब उनको एहसास होने लगता है कि ये तो ये ड्राइंग बोर्ड के बाहर भी पूरा बहुत बड़ा विश्व है, तो उसमें अच्छी बुक पढ़ना, अच्छे नाटक देखना, अच्छे फिल्म देखना, वो मैं उनको बात करते रहता हूँ वो टाइम पे। तो इसी को मैं मेरा खुद के प्रवास को जब मैं इनके जीवनशैली, आपकी जीवनशैली, तो वो उसको मैं शायद बोलता हूँ कि जो मैंने यानी दोषी साहब के साथ जैन मैंने सीखा गुरु शिष्य पद्धति से, आप आगे दे कि रहे मैं तो 7 साल उधर मेरा दे दिया था बस, और मैंने कुछ नहीं किया था कि मुझे उधर रहना है बस स्टूडियो में। तो वैसे ही मैं बच्चों के साथ रहता हूँ। तो ऐसा अगर आप मुझे एजुकेशन या उसके बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि इसका ऐसा रहता है। मुझे लगता है कि और वैसे भी आर्किटेक्चर का जो प्रवास है या तो अभ्यास है, वो बहुत अलग तरीके से करना पड़ता है। उसका कोई ऐसा हर एक के लिए वो अलग है। हर एक के जो अंदरूनी जो उनके भाव है, उसके हिसाब से वो बदलता रहता है। तो ये आप नए जनरेशन को इतने क्लोज से देख रहे हो एजुकेशन की वजह से, तो आपको ये नए जनरेशन में क्या अलग लगता है और क्या आपको कम लगता है जो उनको नहीं, इसमें एक मैं बताऊंगा कि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं मेरे हिसाब से। अभी का जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ उसमें एक ही जो है कि जो फोकस या तो उनके अभी 10 चीज़ें उनको दिखती है। जब वो हमारे टाइम पे वो थोड़ा आक्रमण कम था फोकस का, तो अगर उतना फोकस उनके ऊपर कर पाए बच्चों के ऊपर, तो उनको फोकस सिखाया जाए, तो ये पूरा दुनिया बदल सकते हैं। उतना उनमें पावर है। आई एम कम्प्लीटली मुझे हमेशा लगता है कि मैं बहुत इसकी वजह से मैं पॉजिटिव हूँ बच्चों के साथ, कि अपन जो हमें हमेशा जो बात करते हैं ना, हमारे ज़माने में ऐसा था, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हम भी उतने ही बुद्धू थे जब हमारा ज़माना था।
ऐसा कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टाइम के हिसाब से, नहीं तो अभी ये जो आप आज की तारीख में ये पूरे बिल गेट से लेके जो 17-18 साल के बच्चों ने जो पूरा दुनिया बदल दिया है, वो कैसे होता? अगर बच्चों में दिमाग नहीं है तो बिल गेट कहाँ से आया, है ना? एप्पल कैसे जन्म किया, एप्पल का पूरा साम्राज्य, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अभी आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो आर्किटेक्चर तो स्लो रहता है थोड़ा, तो उसको समझने में थोड़ा काफी आजकल पेशेंस कम हो गए हाँ, लोगों में। वही श्रद्धा और सबूरी हम्म, दोनों चीजें, तो उसमें जो सबूरी है वो अभी है ही नहीं ना। तो आज आप देखेंगे तो मोबाइल पे भी अगर आपने 40 सेकंड से ज्यादा कुछ डाला तो कोई देखने को तैयार नहीं। तो वो सबूरी की बात है। हम्म। तो आर्किटेक्चर में तो बहुत सबूरी लगता है। और आर्किटेक्चर का प्रवास ऐसा आपने 5 साल किया और हो गए ऐसा नहीं होता है, वो पूरा जन्म जन्म ही देना पड़ेगा। पूरा जन्म ही देना पड़ेगा। तो आपको अभी जैसा जो आप बोल रहे कि ये बच्चे बहुत प्रोग्रेसिव सोच के हैं, तो आपको जैसा फोकस करने के लिए या उनमें और अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने लेना चाहिए, उसके लिए आप क्या सुझाव देते हैं? नहीं, एज ए शिक्षक हम जो उनको जो प्रॉब्लम्स का प्रोग्राम बना के देते हैं उसमें नोवेल्टी आना चाहिए। वही घिसे पीटे सालों साल जो प्रोजेक्ट चलते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि आप जो देते हैं उस पर वो काम करते हैं। मैंने चीज़ ही गलत दे दी तो वो गलत ही काम कर गलत ही सब्जी बनेगी। हाँ, तो वैसा है। तो मुझे तो लगता है कि एज ए टीचर मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। बच्चों को सिखाने के लिए अभी मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और तभी मैं उनको चेंजेस भी होता है। हाँ, तभी मैं उनको सिखा पाऊंगा। तो मुझे लगता है फर्क जो है वो मेरे से चालू होता है, तभी वो बच्चे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने, क्योंकि ये अगर टीचर ही बोले कि मैं सोच सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि विद्यार्थी ये फेज में से जा रहे हैं तो हम क्या बदल सकते हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं। एक प्रयत्न चालू रहते हैं, 8 टीचर रहते हैं और हर एक के पास 10-10 बच्चे रहते हैं, जो जो भी हो सकता है कॉलेज के हिसाब से। आपने अब 2006 में आपने आपके ग्रुप के साथ रोड शुरू किया, तो उसका क्या आपका सोच था? नहीं, कैसा था, हम ऑफिस में काम करते थे और तो एक गौरव भांगरे करके मेरा विद्यार्थी था तब, अभी तो अच्छा आर्किटेक्ट है। तो उसने बोला सर मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने बोला क्या नहीं होना, क्या मज़ा नहीं आ रहा है? ये कुछ होना चाहिए, बातें चीतें कुछ ऑफिस में, कुछ लोगों को बुला के उनके साथ हमें बात करना चाहिए। तो मेरा बहुत अच्छी बात है, चलो अपन चालू करते हैं। तो मैंने बोला नाम क्या रखेंगे? तो वहाँ पे एक फ्रेंच स्टूडेंट बैठा था, मेरे यहाँ ट्रेनी था, तो वो उसका कंप्यूटर पे ऐसे ऊपर एक स्ट्रिप चलती थी ना, तो उसमें रोड 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 करके आ रहा था। कोई एक रोड करके एक म्यूज़िक ग्रुप था, उसका म्यूज़िक बज रहा था। तो मैंने चल ऐसा रोड अगर लिया तो क्या होगा, तो कैन बी एक्सपांड इट। तो फिर मैंने बोला रूम ओपन टू आर्ट डिज़ाइन, ऐसा करते अपन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा रोड। तो वहाँ से फिर मेरे लिविंग रूम में पीछे ही, मुझे तो याद है शायद लॉफ्ट से भी शुरू किया। पहले तो आपके पास जो मेज़ानाइन था, वो हाँ, वहाँ से फिर लिविंग रूम में थोड़े 7-8-10 लोग आने लगे तो वहाँ गए। फिर बीच में मेरा आंगन है, वहाँ पे हम 40-50 हुए, वहाँ पे 30-40 और फिर पीछे 100-150 हो गए। तो बाद में वो बढ़ते रहा। बाद में अभी तो हम आप जैसे लोगों की दुआ से हम ऑर्गेनाइज इसमें करते हैं, थिएटर में वगैरह। तो उसमें बात तो वही थी कि जो जो भी अपन बातें करते हैं और अगर पॉजिटिवनेस अगर आना है और यंग जनरेशन और प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट को साथ में लाना है, तो रोड ने ये काम किया कि माधव जोशी को वैसे मिलना मुश्किल है, लेकिन माधव जोशी ही सीधा यहाँ आता है तो अपने बाजू में ही बैठा है तो उसके साथ आप बात कर सकते हो। तो वो एक जो प्रभाव रहा रोड के कार्यक्रम में कि नैसर्गिक एक कुटुंब जैसा प्रोग्राम करते थे। तो उसका कभी हमने ज़्यादा ये नहीं किया कि रिकॉर्ड किया, ये किया, वो किया, वैसे नहीं। आनंद लिया आपने? आनंद लिया, जो होते रहते थे, आज भी वैसे ही होते हैं। तो सर ये अभी नया जनरेशन के लिए आप क्या
सलाह दे सकते हो आर्किटेक्चर अच्छा करने के लिए और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए? क्या आपका सजेशन रहेगा? अभी इसमें तो एक ही है, मेहनत मेहनत मेहनत, ओके। 3 ही शब्द है। मेहनत यानी हर हर जगह से, फिल्म के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, और संगीत के माध्यम से, और विजुअल जितने भी परसेप्शंस हैं, जितनी भी विजुअल आइडियाज़ हैं, तो आप देश देश घूमते हैं, तो घूमना बहुत ज़रूरी है। पूरा देश अगर आप हर छुट्टी में जाके देखते हो, तो यही सबसे बड़े टीचर है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्किटेक्चर बच्चों को कोई सिखा नहीं सकता है, उसको खुद में कोई सीखना पड़ेगा। हमें कुछ उनको थोड़ा धक्का देना है, मार्ग दिखा सकते मार्ग दिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो वो प्रयत्न चालू रहते हैं। बाकी तो बच्चे अपने खुद के हिसाब से कर ही लेते हैं। जैसे मैं भी कुछ नहीं था, मैं दोषी तक पहुंच ही गया, तो और अभी आप तो मैग्नेट बन गए ना, हमारे लिए तो आप मैग्नेट हो, हमारे को पकड़ के मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। ये अपना जो वो स्वभाव अगर आप छोड़े नहीं, जैसे हो वैसे, सालों साल किसी को दिख रहा है कि ये कुछ बदल ही नहीं रहे, वैसे ही है, तो उनको मिलना चाहिए, बोलना चाहिए। और मैं समय देता हूँ उनको, जब भी आते तो शाम को 7 बजे के बाद तो मेरे यहाँ 9 बजे तक यही सब चलता है, बातें वगैरह। प्रसन्ना मोरे, आप हो, और कितने सारे मेरे जो विद्यार्थी अभी, जैसे मैंने बांगरे का भी नाम लिया, तो गौरव बांगरे, तो ये सब मेरे यहाँ ही काफ़ी काम कर करके। प्रसन्न तो मेरे साथ 14 साल था, तो अभी तो मैं प्रसन्न को गुरु मानता हूँ। वो मुझे गुरु बोलता है, लेकिन मैं उसको गुरु, वो जब मुझे प्रणाम करते हैं मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। तो उसमें भी अंदरूनी जो शक्ति थी वो बाहर आई। तो पिछले 10-15 साल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो अच्छा लगता है ये सब जब देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। लाइफ वेल लिव्ड, ऐसा ऐसे मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ा नहीं हूँ अभी और है 20 साल। तो ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। यस, थैंक यू। अगर आज की हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो आप ऑल अबाउट आर्किटेक्चर, ये जो एक यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।